वर्क पैन जी खत्म हो गया. Today we'll be starting with center of mass. Center of mass. अब अलग अलग कुछ देखोगे तो अलग अलग कैटेगराइजेशन किया हुआ रहता है. अलग अलग बुक्स में अलग अलग कैटेगराइजेशन. कई बुक्स में क्या किया रहता है कि एक बड़ा चैप्टर लोग बना देते हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम. इम्पल्स एंड मोमेंटम. ठीक है. इम्पल्स एंड मोमेंटम के पहले हम लोग करते हैं सेंटर ऑफ मास. फिर हम लोग आते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन. मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन. मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन. और उसके बाद हम लोग आते हैं कोलिजन. फिर एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम्स. वेरिएबल मास सिस्टम्स. ठीक है. ये बेसिकली 4 टॉपिक है जो इस पर्टिकुलर सेक्शन इस यूनिट में हम लोग करेंगे. पिछला यूनिट क्या था हम लोग का? वर्क बाय एनर्जी. उसके अंदर क्या किए थे? वर्क किए थे, एनर्जी समझे थे क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला पार्ट किए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इनके सब बारे में पढ़ाई किए थे. और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े थे. ऑल्दो हमने कैटेगराइजेशन कैसे की थी कि वर्टिकल को सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर के अंदर डाल दिए और वर्क बाय एनर्जी को इसके अंदर डाल दिए. सिमिलरली ऐसे ही हम लोग ब्लेंड करके टॉपिक्स करेंगे, सेंटर ऑफ मास के टॉपिक्स को और मोमेंटम वाले टॉपिक्स को, बट कैटेगराइजेशन अलग कर देंगे ताकि बाद में ढूंढने में आसानी रहे. ठीक है. चैप्टर का नाम डाल सेंटर ऑफ मास. आते हैं पहला टॉपिक. ठीक है. पहले बात सेंटर ऑफ मास बेसिक्स. ठीक है. बेसिक्स है डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट सिस्टम. मैं देख पहले डिस्क्रीट सिस्टम. पहला टॉपिक. तो पहले हम लोग समझते हैं सेंटर ऑफ मास होता क्या है. ठीक है. हम लोग समझते हैं सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास होता क्या. सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर अ पॉइंट इनसाइड द body where all the mass all the mass of the body can be assumed to be concentrated. Assumed to be concentrated. ठीक है. मतलब एक बॉडी के अंदर एक इमेजिनरी पॉइंट. ठीक है. क्या है? पहला बात यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये इमेजिनरी है. असली में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है. ये पॉइंट हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं या इसका पढ़ाई करते हैं. ठीक है. इनसाइड वाले इस वर्ड के ऊपर थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा. पहले एक पॉइंट है जहाँ पे मैं पूरा बॉडी का मास को अज्यूम कर सकता हूँ कि वो कंसंट्रेटेड है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल से आज मेरा पता नहीं और इससे कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट थिंक लेक्चर में कुछ दिक्कत होगा. लेक्चर मेरे पास एक, अरे अच्छा थैंक यू कर रहा है. जस्ट बच्चे मेरे पास एक ऐसा ग्राउंड है और यहाँ पे मैं एक स्टिक को फेंका हूँ. एक स्टिक को ऐसा पाथ में फेंका हूँ. कैसा प्रोजेक्टाइल बनवा के फेंका हूँ. ठीक. ये स्टिक, तो स्टिक आगे बढ़ते बढ़ते कुछ कुछ घूमेगा भी. तो ये सब पूरा का पूरा मोशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना. स्टिक का पूरा मोशन अगर देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. बट स्टिक के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है, पूरा पूरा स्टिक के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसपे खाली मैं अगर उस पर फोकस करूँ तो वो पॉइंट एक प्रॉपर पैराबोला शेप में मूव किया है ना. वो जो पॉइंट है वो प्रॉपर पैराबोलिक शेप में मूव किया है.
ऑल्दो स्टिक बहुत ही वियर्डली बिहेव कर रहा था, स्टिक रोटेट भी कर रहा था अपने इस पॉइंट के बाद, बट खाली इस पॉइंट को कंसिडर करो तो ये पॉइंट एक प्रॉपर पैराबोलिक पाथ ट्रेस आउट करेगा, है ना। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ मास। ये वही पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे फोर्सेस लगते हैं जब हम लोग न्यूटन लॉ का बात करते हैं, ठीक। अच्छा, ऑल द मास ऑफ द बॉडी कैन बी assumed to be concentrated at this point, जो बॉडी के इनसाइड है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है कि बॉडी के इनसाइड है, बॉडी के इनसाइड होने का ये मतलब है, जस्ट ऐसे चीजें चल नहीं रहा, जस्ट ऐसे आज मेरा पेन टैप चल नहीं रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं पूरे बॉडी का मास को अज्यूम कर सकता हूँ कि वो वहाँ पे कंसंट्रेट होकर रखा है, ठीक है। विजुलाइज किसे करेंगे, इसको विजुलाइज जैसे करेंगे कि जब भी हम लोग एक बॉडी को फेंकते हैं, एक एक रिजिड बॉडी को, एक एक्सटेंडेड बॉडी को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं, एक्सटेंडेड बॉडी को फेंकते हैं, तो वो अल्टीमेटली बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन करता है। वो क्या मोशन है, कैसे बिहेव करता है, वो लोग बाद में सीखेंगे, बट अभी हम लोग स्कोप के बाहर है ना। अभी हम लोग को नहीं पता है कैसा, ये जो पूरा का पूरा स्टिक दिख रहा है कैसा मोशन कर रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जो एक परफेक्ट पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ट्रेस आउट करेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये इमेजिनरी पॉइंट है, ये असली में बॉडी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। बॉडी में तो मास डिस्ट्रीब्यूट होकर रखता है, पूरे उसके सरफेस में, पूरे उसके वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूट होकर रखता है, तभी उसके पास एक डेंसिटी आता है। बट ये इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि सारा का सारा मास कंसंट्रेट होकर रखा है, ठीक है। चलो, अब इनसाइड द बॉडी का क्या मतलब, इनसाइड का ये मतलब नहीं है कि बॉडी जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक ऐसा गोल सा मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक रिंग है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तुम लोग बचपन में पढ़ा हुआ है, जैसे सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, मिडिल में, है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, मास डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, ठीक है। ये रिंग में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास सी ओ एम लिखेंगे शॉर्ट। क्या ये वाला सेंटर ऑफ मास जहां जहां पे रिंग है वहां पे प्रेजेंट है, हाँ। क्या रिंग जो है जहां पे मास प्रेजेंट है, क्या उधर प्रेजेंट है ना, बोलो। तो आई गेस ये नया सॉफ्टवेयर कितना, एक सेकंड, हाँ। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, क्या ये रिंग के मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है, नहीं। तो इनसाइड का यहाँ पे क्या मतलब है, इनसाइड का यहाँ पे मतलब है इनसाइड द बाउंड्री, इनसाइड द बाउंड्री, ठीक है। मतलब
जरूरी नहीं हो कि जहां बॉडी प्रेजेंट हो या जहां मास प्रेजेंट हो वहां पे ही सेंटर ऑफ मास हो। जरूरी नहीं हो जहां मास हो जहां बॉडी वहां पे सेंटर ऑफ मास हो, बट वो जो मेरा बॉडी है जो बाउंड्री कवर करेगा, मेरा बॉडी जो बाउंड्री कवर करेगा उस बाउंड्री के अंदर डेफिनेटली होगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, सेंटर ऑफ मास क्या है हम समझ गए। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि बॉडी का पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ठीक है, अच्छा, तो अब सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा समझते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है RCM। आर क्या है? रेडियस वेक्टर। ठीक है, मतलब जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वहाँ का ओरिजिन से रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 बाई r1 प्लस r2। सॉरी, क्या लिखा मैं, माई मिस्टेक। यहाँ पे m1 प्लस बाई m1 प्लस m2 सो मच। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। ठीक, इसे एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, पहले लिख लो। ये बात समझिएगा कि ये क्या है, ये एक वेटेड एवरेज है, weighted average of the position of all the particles. This is a weighted average. Is a weighted average of positions of all the particles. ठीक है, करो। यहाँ पे सिचुएशन कैसे है? सिचुएशन कैसे है? m1 मास इज, या एक काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2D 3D दोनों हो सकते हैं, 2D ले रहा हूँ। यहाँ पे पहला मास है, यहाँ पे दूसरा मास है। दिस इज माई m1, दिस इज माई m2। m1 का रेडियस वेक्टर है r1। ठीक है, ये रहा m2। m2 का रेडियस वेक्टर है r2। m1 m2 क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। m1 m2 क्या है अभी मेरे लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। तो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर आएगा वो हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, बात समझ में आया? RCM क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, पोजीशन वेक्टर ऑफ, position vector of center of mass of the entire system। ठीक है, ठीक है, ये तो रहा फॉर्मूला का बात। अब इसको इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक हेवी ऑब्जेक्ट है। लेट्स से एक काम करते हैं, पहले दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास इक्वल है, 1 kg 1 kg। ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये इसको इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाने की जगह लेट्स हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, m और इसका है।
तो मेरे को मालूम है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली मिडिल में आएगा, है ना। है ना, आना बोलो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में होगा कि नहीं। इंट्यूशन है ये तो नॉर्मल सा। लेट्स से वही है, बट एक एम है और एक 2m है। लेट्स से ये m है और ये 2m है। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके पास होगा ज़्यादा या इसके पास होगा, 2m के ज़्यादा क्लोज होगा या m के ज़्यादा क्लोज होगा। है ना, 2m के ज़्यादा क्लोज होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आएगा, ऑब्वियस सा बात है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, कहीं इधर आएगा। इसको देखने का दूसरा तरीका क्या है, ये 2m को मैं मान सकता हूँ 2m है, m प्लस m है ना। तो एक m और एक m के लिए तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों के कारण इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास ले लेंगे, समझ में, इसका सेंटर ऑफ मास और बचा हुआ है, तो इनके कारण इनके बीच में आ जाएगा, देखो दिख रहा है इधर कहीं आएगा। तो जितना मास हैवी होगा, जितना मास हैवी होगा उसके उतना पास होगा सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास उसके उतना पास होगा, हाँ कि ना। heavier the mass, center of mass is closer to it. Heavier the object, closer is the center of mass to it, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा उसका इस पे रेडियस वेक्टर पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही, सेंटर ऑफ मास डिसाइड करने में जितना ऑब्जेक्ट हैवी होगा उसका उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हम लोग खाली एवरेज नहीं लेते, वेटेड एवरेज लेते हैं। वेट कितना, मास पर डिपेंड कर रहा है ना, जितना मास ज्यादा होगा उतना ही उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। heavier the object, closer the center of mass to it, therefore more it influences, it influences the position of the center of mass of the system, ठीक है। बात समझ में आया, देख लो जल्दी से। देख लो जल्दी। अब मुझे पता है किसी भी रेडियस वेक्टर का 3 कंपोनेंट होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आरसीएम को भी मैं 3 कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, एक्स सी एम आई कैप, देयरफॉर आर सेंटर ऑफ मास को भी हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 3 चीजों में तोड़ सकते हैं, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना।
तीन पैरामीटर्स में तोड़ सकता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट खाली एक्स पोजिशंस पे डिपेंड करेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा पार्टिकल्स के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स सी एम क्या होगा, एम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, जितना भी मासेस समझ में आया। सिमिलरली y के लिए और z के लिए भी लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग y और z के लिए भी लिख सकते हैं। Similarly for y and z कोऑर्डिनेट, है ना। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बेसिकली वेटेड एवरेज ले रहे हैं सबका, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा। पैटर्न सबका सेम है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ओरिजिन है वो हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो ओरिजिन है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो रेडियस वेक्टर कैलकुलेट करे, जो पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करे, तो वो किसी ओरिजिन पॉइंट के अबाउट कर रहा है। वो ओरिजिन पॉइंट कौन सा ले, थ्योरेटिकली हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं। ओरिजिन पॉइंट कैन बी टेकन एज पर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, ठीक है। समझ में आया क्या। ठीक है, निकालें सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, क्या है हम लोग का सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है। अब ऐसे डायरेक्टली खाली फॉर्मूला फॉलो होने से समझ में आएगा नहीं, एग्जांपल्स करते तो समझ में आएगा। जस्ट लेट्स से मेरा एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक और ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है m2, m2, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है l, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है l, ठीक है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन l। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्राई करो फिर मैं करवा। फाइंड द
करेंगे क्या, पहले हम लोग को डिसाइड करना है ओरिजिन, ठीक है। स्टेप वन चूज एन ओरिजिन, चूज एन ओरिजिन। अब हम लोग लेने को कुछ भी ले सकते हैं, इसको ओरिजिन ले सकते हैं, इसको ओरिजिन ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, बट कैसे लेंगे, ओरिजिन लेंगे हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, M1 के सेंटर को ही ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, क्या लेना है हम लोग को ओरिजिन, एज पर कन्वीनियंस, एज पर कन्वीनियंस। इस केस में क्या करते हैं, लेट्स हम लोग M1 के सेंटर को ही लेते हैं, क्यों लिए समझ में आएगा। लोकेशन ऑफ M1, सेंटर ऑफ M1। अब सेंटर बोलना या पोजीशन बोलना एक ही बात है, क्योंकि M1 और M2 में पॉइंट पार्टिकल्स कंसिडर किया हूँ, ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट पार्टिकल्स कंसिडर किया हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ M1, सेंटर ऑफ M1, ठीक। क्या मतलब हुआ, मतलब मेरे पास एक ऐसा ओरिजिन है, एक ऐसा एक्सिस बन गया, एक्स एक्सिस बन गया मेरा, जिसको मैं हर पॉइंट को एक लेबल दे सकता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, क्योंकि खाली वन डायमेंशन के अलोंग है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स तो खाली वन डायमेंशन के अलोंग है, मुझे वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। इसको अपना एक्स एक्सिस बनाइए और मुझे खाली एक्स एक्सिस एक्स सी एम निकालने से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे एक ही पैरामीटर चाहिए, 2D तो है नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे मैं अपना माना ओरिजिन, ठीक, ये माना मैं अपना ओरिजिन, और मैं बोला कि पहला पार्टिकल है मेरा यहाँ पे कौन सा पार्टिकल है, अच्छा यहाँ पे कौन सा M1 है, हाँ कि ना, ठीक है ना। इसका लोकेशन क्या है, 0,0, और दूसरा पार्टिकल क्या है M2, इसका लोकेशन क्या है, ये L डिस्टेंस दूर है, तो अगर इसको मैं एक्स एक्सिस पकड़ा हूँ तो इसके L डिस्टेंस राइट पे क्या हो जाएगा मेरा L,0। अब कॉमा जीरो से मतलब नहीं है, मैं 2D बनाया उसे दिखा दिया, कॉमा जीरो लिख दिया, और तुमको खाली 0 और L से मतलब है ना। क्या ये उनका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना बोलो, हाँ ना बोलो। तो M1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, M1 का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सो M1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, होता क्या है x1, y1, बट यहाँ पे क्या है 0,0, है ना। M2 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x2, y2, y से ऑल्दो हम लोग को मतलब है नहीं, बट चल लिख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। और ये क्या है L,0, हाँ कि ना, हाँ ना बोलो, गाइस रिस्पॉन्ड, अनम्यूट योर माइक्स एंड स्पीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मुझे क्या मालूम है, अगर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं एक्स में इवैल्यूएट करूंगा, है ना, एक्स में इवैल्यूएट करूंगा। एक्स क्या होता है, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना, है कि ना। M1 क्या है यहाँ पे, M1 ही है, x1 क्या है 0, प्लस M2 क्या है, M2 तो M2 ही है, और x2 क्या है L, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो गया M1 प्लस M2, ठीक है। अब समझ में आया कि मैं एक के पोजीशन को 0 क्यों पकड़ा, क्योंकि मेरा एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो गया, मुझे उसको इवैल्यूएट नहीं करना पड़ा, मेरा आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, इसलिए समझ में आया। तो एक्ससीएम कितना हो गया, एक्ससीएम हो गया मेरा M2L बाई M1 प्लस M2, ये क्या है उसका कोऑर्डिनेट है। तो देखो ये क्या L से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है ना, क्योंकि नीचे M1 प्लस M2 है, ऊपर M2 ही है,
तो ये एल से छोटा है, मतलब कहीं 0 से एल के बीच में यहाँ पे लाई करेगा, है ना। और m2 का वैल्यू जितना बड़ा होगा, m2 का वैल्यू जितना बड़ा होगा, तो xcm का वैल्यू उतना बड़ा होगा या छोटा होगा, वो देखने के लिए हम लोग काम करते हैं, m2 को नीचे लेके जाते हैं। m2 को नीचे लेके आने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/m1 प्लस m2, 1 प्लस m1/m2, है ना। तो अगर मैं m2 को इंक्रीज करूंगा तो मेरा ये वाला जो रेशियो है वो क्या होगा, ये वाला रेशियो बड़ा होता जाएगा m1/m2, ये जैसे छोटा होगा। m2 अगर इंक्रीज करूंगा तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब 1 प्लस ये छोटा हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, मतलब ये l बड़ा हो जाएगा, मतलब xcm इंक्रीज करेगा, है ना। m2 को इंक्रीज करने से xcm क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है, m2 को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, m1/m2 वाला टर्म छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, मतलब बेसिकली मेरा पूरा डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब ये वाला जो पूरा फ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, और ये वाला फ्रैक्शन क्या है, xc। तो m2 को इंक्रीज करने से क्या होगा, xcm इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये ऑब्वियस सा बात है, जितना मैं मास m2 को बढ़ाऊंगा उतना मेरा xcm इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने का मतलब ये दूर आता जाएगा, मतलब m2 के पास आता जाएगा, ये एक्सपेक्टेड था ही हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला वैलिडेशन भी हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, और थोड़ा फील भी आ रहा होगा सेंटर ऑफ मास क्या है, कहाँ से आ रहा है, ठीक, ये आ रहा है मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या है, m2l/m1 + m2। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना, बोलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही लेट्स मेरे पास वही एक्सेस है, ठीक। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं, 3 kg, 7 kg और 5 kg, ठीक है। 3 kg, 7 kg, 5 kg, लेट्स से इनके बीच में इनके बीच में दूरी है, और इनके बीच में दूरी है लेट्स से 6 मीटर्स, ठीक है। और इनके बीच में दूरी है लेट्स से 12 मीटर्स, ठीक है। तुमको बताना डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 7, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 7 kg मास, ठीक है, सब kg से। बताना है मास, या सिंपल सी लोकेशन बताओ, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 7 kg, फ्रॉम 7 kg सेंटर ऑफ मास किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है, मतलब इन तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 7 kg मास। चलो करो।
देखते हैं, मालूम नहीं, वैल्यूट करना पड़ेगा। 2.8 शायद हो सकता है। ओरिजिन किसको पकड़ा तुम लोग? सेवन को भी पकड़ सकते हैं, थ्री को भी पकड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, थ्री को पकड़ते हैं। हम लोग ओरिजिन कंसिडर किए हैं अपना 3 kg पास को, ताकि बी इंटू डोंट नीड टू डू विद नेगेटिव्स। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ऑटोमेटिक क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं और मैं कोऑर्डिनेट से साइन कर देता हूँ। ये क्या हो गया, 0,0। ये क्या हो जाएगा, 6,0। और यहाँ से यहाँ तक 6 था, यहाँ से यहाँ 12 था, तो ये कितना हो जाएगा, 18,0, है ना। कोऑर्डिनेट्स मिल गया सबको। अब एक्ससीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्ससीएम क्या होता है, मास इंटू कोऑर्डिनेट, 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 18 बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है, 3 प्लस 7 प्लस 5। यूनिट्स किस में, मीटर्स में, तो यहाँ पे भी मीटर्स में आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस 90, है ना। 42 और 90 कितना होता है, 132 बाई 15, है ना। तो इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं। दिस इज 5, दिस इज 4 एंड what's wrong with my calculations, 444, right? तो दिस इज समथिंग 8.8, है ना। 8.8 कहाँ से, 8.8 3 मीटर के मार्क से, मतलब मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इधर है। ठीक, यहाँ पे 8.8 मीटर मार्क पे, ठीक, 8.8, ऐसे लिख देते हैं, 8.8, ये क्या है, मेरा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। अगर ऐसा है, मेरे को क्या निकालना था, इसका 7 kg से दूरी, 7 kg से कितना दूरी, 2.8 मीटर्स, है ना। यहाँ से कितना दूर हुआ ये वो अल्टीमेटली 2.8 मीटर्स राइट वर्ड, मीटर्स कितना राइट वर्ड। तो ये तुम लोग का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन को हम लोग 7 kg मास भी पकड़ सकते थे। लेट्स से अगर हम लोग ओरिजिन को 7 kg मास पकड़ लिए, ओरिजिन को लेट्स से हम लोग 7 kg मास पकड़ लिए, तब क्या होगा, अगेन छापते हैं इसको। अब मैं इसको ओरिजिन पकड़ रहा हूँ, इसको यहाँ से मिटाते, यहाँ से मिटाते, मैं इसको ओरिजिन पकड़ रहा हूँ, तो ये मेरा 0,0 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर पीछे है इसके, तो -6,0 हो जाएगा, है ना। और ये 12 मीटर आगे है, तो 12,0 हो जाएगा ये। ऐसे इमेजिन करो, है ना। ये पीछे है तो नेगेटिव होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, -6 होगा। वैसे कितना होगा, +12 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे एक्स सेम कितना हो जाएगा, 3 इंटू -6 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 5, दिस इज अल्टीमेटली -18
प्लस 60 बाई 15, तो दिस इज 42 बाई 15 तो 3 से काट सकता हूँ, 3 से काटने से कितना बचेगा 5, ये कितना बचेगा 14, तो दिस इज अगेन 2.8। 2.8 पॉजिटिव है, मतलब इसका कहीं इधर आएगा। अब इसका एक्स सी एम का जो कोऑर्डिनेट है, वो अलग आ रहा है, ये बात नोटिस करो। ओरिजिन अलग लेने से कोऑर्डिनेट डिफरेंट आ रहा है, ऑब्वियस का बात है, यहाँ से कोऑर्डिनेट डिफरेंट आ रहा है, बट अल्टीमेटली जो पोजीशन है वो सेम ही रह रहा है ना। जो पोजीशन है, जो रिलेटिव पोजीशन है वो सेम ही रह रहा है, चाहे मैं ओरिजिन कहीं भी पकड़ूँ। यहाँ से अभी भी देख 2.8 मीटर्स आगे ही है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, है ना। बात क्लियर हो रहा है। ओरिजिन अभी भी 2.8 मीटर्स आगे ही है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, जैसा पिछले केस में आया था। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 5 का भी मान सकते हैं, बट वो तुम लोग को करना तो खुद करना, नॉट श्योर। ठीक, यहाँ पे नोट on taking different origins, different origins, the value of xcm changes, but the position indicated of center of mass does not change, remains the same। तो सी, क्या बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, बात बोलो, है ना, बोलो बोलो, समझ में आया। एक बार एग्जाम्पल करते हैं। मेरे पास एक 2D प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 बॉडी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 2 kg, 4 kg, 4 kg, 3 kg, 3 kg, 5 kg। ठीक है, अच्छा, ये है इसका लोकेशन मेरे को गिवन है, इसका लोकेशन गिवन है 3,2, इसका लोकेशन मेरे को गिवन है 0,5, इसका लोकेशन है इसका लोकेशन नहीं देखे, इसका हम लोग को रेडियस वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस वेक्टर बताया गया कि ये 10 मीटर्स का है डिस्टेंस, और इसका एंगल हम लोग का 37 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इसका हम लोग को पोजीशन वेक्टर गिवन है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, which is let's say which is something like
3, 3 i कैप -6j कैप। ठीक है, तुम लोग को बताना है पोजीशन ऑफ सेंटर मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर मास। चल, बेसिकली मुझे हर मास के लिए उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। इसमें हम लोग का टास्क इजी है कि यहाँ पे ओरिजिन हम लोग को ऑलरेडी गिवन है ना, तो उसमें तो हमको मेहनत नहीं करना। तो पहला आता है मेरा, अच्छा यहाँ पे कुछ एक गड़बड़ है कि -3 होगा, ठीक है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में तो पहला है मेरा 2 kg का -3, 2 kg का है -3, 2। ठीक है, मैं काम करता हूँ सबको इसी फॉर्मेट में लिखता हूँ। ठीक है, x1 xi और yi के फॉर्मेट। ठीक है, दूसरा 4 kg, 4 kg हम लोग को बड़े प्यार से गिवन है कितना 0,5, 0,5। चलो तो h2/2 मिल गया। 3 kg, 3 kg में थोड़ा सा कहानी करके रखा। क्या कहानी है, तो बोला 10 मीटर है और इसका एंगल है 37 डिग्री। तो मेरे को तो मालूम है x3 क्या होगा, 10 cos 37 डिग्री है ना, और ये कितना होगा 10 sin 37। सिंपल सा, वेक्टर्स का यूज करना है ना। वेक्टर्स का हम लोग को मालूम है दो फॉर्म होता है, एक पोलर फॉर्म जिसमें डिस्टेंस और एंगल देते थे, और एक मेरा कोऑर्डिनेट फॉर्म जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक करते थे, है ना, आई कैप जे कैप के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 37, 10 sin 37, विच इज बेसिकली 4/5। तो दिस इज 8,6 है ना। नेक्स्ट है मेरा 5 kg, 5 kg, 5 kg का पोजीशन क्या है 3i कैप -6j कैप। 3i कैप -6j कैप जो पोजीशन वेक्टर है वो बेसिकली 3, -6 को डिनोट करता है ना। तो जितने मासेस है उनका हम लोग को पोजीशन वेक्टर्स तो मिल चुका है। तो एक्स बड़े प्यार से हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस, अच्छा एक काम करता हूँ मैं पत्थरों के साथ बंद करता हूँ। 2 इंटू -3 कितना होगा -6 प्लस 0, और यहाँ पे 3 इंटू 8 प्लस 24, यहाँ पे कितना होगा +15। भाई ये टोटल ऐड करके कितना आ रहा है, ये ऐड करके आ रहा है हम लोग का 10 14 आ रहा है ना, बाई 14। और वाई सी एम कितना आ रहा है 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 3 इंटू 6 18 प्लस 5 इंटू -6 मतलब -30, -30 बाई टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और वो कितना है सारे मासेस को ऐड कर दूंगा तो भाई मेरा 14 है ना, 14 ईयर। अल्टीमेटली कितना हो गया ये हम लोग का
ये हम लोग का हो गया 18 + 15, 18 + 15 होता है हमारा 33, है ना, 33/14, 33/14। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 24, 38, 38 और 42, 42 - 30 मतलब 12, 12/14। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आएगा, जो भी आएगा 0.8 डेसिमल में, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग को बेसिकली पूरे सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना। तो अगर मेरे को कोई पोजीशन वेक्टर पूछ दे, पोजीशन वेक्टर पूछ दे सेंटर ऑफ मास का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछ दे तो हम क्या लिख सकते हैं, जो भी यहाँ से आया, या इसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हो ना, दिस इज 33/14 आई कैप, और यहाँ पे कितना है, बेसिकली 6/7 प्लस 6/7 जे कैप। ठीक है, अगर मुझे कोई पूछे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस कितना कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, √ऑफ 33/14 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, जो भी इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ना बोलो। अब ये वाला जो क्वेश्चन था हम लोग का, तुम लोग बाद में कर सकते हो, मैं यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या किए, हम लोग स्टेप 1 पे चूजे ओरिजिन को क्या लिए, एक किसी एक मास का सेंटर लिया, है ना। हम लोग एक काम भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन पकड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन पकड़ सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ही मेरा ओरिजिन, ओरिजिन क्या है मेरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, सेंटर ऑफ मास ही। कैसे करेंगे, देखते हैं। मुझे सेंटर ऑफ मास तो लोकेशन नहीं मालूम है, हाँ नहीं मालूम है, तो क्या हुआ, हम लोग अज्यूम कर लेंगे कुछ। ठीक है, हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ अज्यूम किए हैं, तो यहाँ पे भी अज्यूम कर लेंगे, जैसे लोकेशन नहीं मालूम। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ सेंटर ऑफ मास मेरा कुछ यहाँ पे, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है जो 0,0 है। ठीक है, ये मेरा 0 है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ इसका इधर से दूरी है r1 और इधर से दूरी है, क्या x में कैलकुलेशन करें तो x1 x2 पकड़ लेते हैं, इधर से इसका दूरी है x1 और इधर से इसका दूरी है x2। x1 x2 वेरिएबल है, मुझे नहीं मालूम है क्या होगा, है ना। हम लोग को मालूम है x1 x2 क्या होगा, नहीं ना, बट मेरे को इतना पता है कि x1 + x2 मिल के क्या होगा, l होगा, है ना। तो ये तो रहा हम लोग का पहला इक्वेशन जो हम लोग को मालूम है, x1 x2 मिल के क्या है, l है। दूसरा बात हम लोग को मालूम है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 0, तो x cm इज बेसिकली 0, और x cm क्या है, x cm है m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो m1 x1 प्लस m2 प्लस x2 क्या हो गया, 0, m1 x1 क्योंकि ये उधर चला जाएगा, ये 0 के मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, तो m1 x1 प्लस m2 x2 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या आएगा मेरा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो वेरिएबल x1 x2, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा क्या, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बोलो, बोलो तो सही, खाना बोलो। Why aren't you guys responding? तो यहाँ पे क्या करते हैं, m1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 x1 प्लस m1 x2 कितना हो जाएगा, ये एक काम करते हैं,
m2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्लस m2x2 इज इक्वल टू m2l हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, 1 - 2 कर देते हैं, 1 - 2 कर देते हैं, 1 - 2 करने से क्या होगा, ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, अगर ये दोनों कट जाए तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, अच्छा अच्छा, पहले एक मिस्टेक आ रहा है, अगर यहाँ से वाला डिस्टेंस है x1, यहाँ से वाला डिस्टेंस है x2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, 0, है ना, x2, 0, है ना, बोलो। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस है x1, तो इससे क्या होगा -x1, 0, है ना। मैं बोल रहा हूँ ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, अगर ये 2 मीटर है तो क्या होगा -2 होगा, क्योंकि ये पीछे है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे मैं गलती किया था, आई राइट दिस, -m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 क्या होगा, 0 होगा, मतलब m1x1 माइनस m2x2 इज बेसिकली 0, ठीक है। तब इनको जब ऐड करेंगे 1 + 2 करेंगे जब हम लोग, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, m2x1 प्लस m1x1, m2x1 प्लस m1x1 इज बेसिकली इक्वल टू 0 प्लस m2, 0 प्लस m2l इज बेसिकली m2, तो यहाँ से x1 कॉमन ले सकते हैं, x1 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, m2l बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। और x1 क्या हो जाएगा, x1 हो गया बेसिकली l माइनस x2, x1 हम लोग को मालूम है x2 नहीं है, तो x2 की वैल्यू कैसे करेंगे, x2 इज बेसिकली l माइनस x1, तो l माइनस m2l बाई m1 प्लस m2, है ना। तो दिस इज बेसिकली m1l बाई m1 प्लस m2, ठीक है, बात समझ में आया, सिंपल, है ना, बोलो। तो अगर वही मेरा सिस्टम में फिर से बनाऊँ, ये रहा मेरा m1, ये रहा m2, थोड़ा सा बड़ा, ये है मेरा m1, ये है मेरा m2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, तो ये वाला डिस्टेंस है x1, है ना, x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू क्या है, m2l बाई m1 प्लस m2, है ना। यही हम लोग का आया था पहले भी, m1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूरी है, xcm, m1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूरी है, क्योंकि इस केस में m1 ही ओरिजिन है, तो m1 से xcm को कितना दूरी है, xcm का जो कोऑर्डिनेट है वही, और xcm का कोऑर्डिनेट कितना आया था, m2l बाई m1 प्लस m2, जो इधर आया, है ना, हाँ कि ना। और सेंटर ऑफ मास से m2 का कितना दूरी हो गया, ये हो जाएगा m1l बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान रखना है वाला, m1 के पास वाला कौन सा है, m2l बाई m प्लस m2, और m2 के पास कौन सा है, m1l बाई m प्लस m2, ठीक है। ये क्या है, ये r1 है, ये r1 और ये r2 है, तो r1 बाई r2 क्या होगा, r1 बाई r2 क्या हो गया, r1 बाई r2 क्या हो गया, m2l, तो यहाँ पे l बाई m1 प्लस m2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, m2 बाई m1, है ना।
आर वन बाई आर टू क्या हो जाएगा, M2/M1, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेसिकली इंप्लाई कर रहा है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, है ना। और ये ऑब्वियस भी है, मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास से उसका दूरी कम होगा। अगर मान लें M2 बहुत बड़ा है तो ये वाला डिस्टेंस कम होगा ना, सेंटर ऑफ मास M2 के ज्यादा पास होगा, सेंटर ऑफ मास M2 के ज्यादा पास होगा। अगर सेंटर ऑफ मास M2 के ज्यादा पास है तो R2 का वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ऑब्वियस भी है, और मैथमेटिकली भी ये आ रहा है कि लार्जर द मास क्लोजर इज द सेंटर ऑफ मास टू इट, ठीक है। जितना लार्ज होगा उस पर्टिकुलर मास के सेंटर ऑफ मास ज्यादा पास होगा। समझ में आया? रिस्पॉन्ड, समझ में आया कि नहीं आया? So these are a few preliminary examples on center of mass, ठीक है। देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 और एग्जांपल करेंगे, तो 1 और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 पार्टिकल है लेते हैं मेरे पास, जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स में, ठीक है ना। दिस इज मेरे पास 3 बॉडीज है जिनका मास सेम है, जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है, कुछ ऐसे। हाँ, ये लेट्स से दिस इज 2 kg, 4 kg, 3 kg, 6 9। अगर ऐसा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर मास। काम करो इसको, सबको 2 kg बना, फर्क कुछ नहीं पड़ता, कैलकुलेशन होगा सिंपल हो जाएगा, सारा बॉडी तो।
जैसे हम लोग इसको ओरिजिन मान लेते हैं, हम लोग इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो नीचे वाला 2 kg है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। ये मेरा y एक्सिस, मेरा x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मैं गिवन नहीं था, द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ट्रायंगल जो है उसका साइड जो है दैट इज लेट्स से ए, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस ए है, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये है 0,0 है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा मेरा a,0 और ये मेरे को निकालना है इक्विलैटरल, तो मुझे मालूम नहीं आएगा कितना है 60 डिग्री। तो ये वाला जो हाइट होगा और ये जो बेस होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये कितना होगा a cos 60 कॉमा a sin 60, है ना। a cos 60 कॉमा a sin 60, हाँ कि ना बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा a/2 √3a/2, ठीक है ना। बस अब तो फॉर्मूला है एक्सियम क्या है m1 एक्सियम मतलब 2 इंटू, अब देख सारा 2 है, तो अगर सारा 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ और ऊपर नीचे काट सकता हूँ, ठीक है। एक काम करते पहले पूरा लिखते हैं उसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ये कितना है a/2 प्लस 2 इंटू 1 बाई कितना है 2 + 2 + 2, है ना। तो व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस बेसिकली a और 3 है, 3a/a, है ना। और YCM कितना है इसका, YCM कितना है इसका, YCM होगा 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू √3a/2, 2 इंटू √3a/2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 बाई 2 + 2 + 2 बाई 2 + 2। So what does this equal? This is basically तुम्हारा √3 √3a/8, 8 हो रहा है कि 6 हो रहा है, मैं भी क्या लिखूँ, √3a/6, ये वाला कितना होगा, ये 2 कट के √3a/6, apparently I wrote 2 + 2 + 2 is equal to 8. Get this is 0, √3/6, ठीक है। अब यहाँ से सोचोगे तो यही मेरा ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे क्यों आया, सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे इसलिए आया क्योंकि सबका मास इक्वल था, तो 2 कॉमन लेके मैं काट सकता था, तो x1 + x2 + x3/3 हो जाता है, और ये भी y1 + y2 + y3/3 हो जाता है। और हमको मालूम है सेंट्रोइड का ये कोऑर्डिनेट होता है, क्लास में पढ़ा हुआ है। तो सेंट्रोइड ही मेरा सेंटर ऑफ मास क्यों हुआ, सेंट्रोइड ही मेरा सेंटर ऑफ मास क्यों हुआ, क्योंकि मेरा मासेस इक्वल थे, मासेस इक्वल थे, समझ में आया।
समझ में आएंगे नहीं? बोलो। नेक्स्ट। से मैं इक्वली स्पेस्ड पार्टिकल्स रखा है इस टाइम पे। इक्वली स्पेस्ड पार्टिकल्स को इक्वली स्पेस करके रखा है। 10 पार्टिकल्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ठीक है। पहला पार्टिकल है हम लोग का 1 kg। ठीक है। नेक्स्ट इज 2 kg। नेक्स्ट इज 3 kg। so on and so forth। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kg। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेट्स डू समथिंग। हाँ, एक काम करते हैं। तो ऐसे तुम लोगों को निकालना है लोकेशन और सेंटर फोर्स। ये सब इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड बाय ए यूनिट्स। सबके बीच में ए यूनिट्स का गैप है। ठीक है। दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच में ए यूनिट्स का गैप है। फाइंड सेंटर ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का सेंटर मास क्या हुआ? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है। काम करते हैं इसी कॉपी सर। हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन को ना, सबके बीच में ए यूनिट्स का गैप है। सबके बीच में ए यूनिट्स का गैप है। मैं ओरिजिन को इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे 0,0। ठीक है। मेकिंग श्योर कि ये वाला डिस्टेंस ए है। तो ये कितना हो जाएगा, A,0 है ना। ये कितना हो जाएगा ए, और यहाँ से भी ए है तो 2A,0। सिमिलरली 3A,0। सो ठीक। अगर ऐसा है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखो। अब यहाँ पे खाली एक्सियम से हम लोग को मतलब है, लास्ट वाला लिख देता हूँ खाली 10A, जस्ट ये हो जाएगा। लास्ट वाला है 10। एक्स सी एम क्या हो जाएगा, एक्स सी एम होगा 1 into A, 1 into A प्लस 2A into 2, 2 into 2A प्लस 3 into 3A। पैटर्न दिख गया। 4 into 4A, 5 into 5A, सिमिलरली 10 into 10A, है ना, डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10। ठीक है, ये था 10 है। अच्छा मैं, ये तुम हो सकता है मैनुअली कर लो, बट मान लिया 100 दे देता मैं, तो क्या करता, तो इसको वजह से एक एक कॉमन ले लेते हैं। अगर एक कॉमन ले लिए तो पहला टर्म क्या आया, 1 स्क्वायर, दूसरा क्या आया, 2 स्क्वायर, तीसरा क्या आया, 3 स्क्वायर, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे वाला क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11/2, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज अगर तुमने पढ़ लिया होगा, ऊपर में फॉर्मूला क्या आएगा, a इंटू n प्लस 1 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, है ना, प्लस 2n प्लस 1 बाई 6, और नीचे फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना। तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से 2 कैंसिल किया, यहाँ से 3 आया, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आया, अल्टीमेटली अगर मेरा n पार्टिकल्स होते, इसमें 10, यहाँ पे अगर n होते तो कितने होगा, 2n प्लस 1/3 इंटू ए, तो यहाँ पे कहीं लगा देते हैं हम लोग, ये पूरा मैं लिखूंगा नहीं, 2 इंटू 10 प्लस 1/3 इंटू ए, 21/3 कितना होता है, 7। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, 7th पार्टिकल पे आएगा। ठीक है, ये होगा मेरा सेंटर ऑफ मास। समझ में आया, समझ में आया, खाना बोलो, 7 है मेरा इस पर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली क्यों करेंगे, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हुआ है ना उसका, अभी तक तो आ गया होगा, तो उसमें तो सिंपल से फॉर्मूला ही वाला, ये वाला फॉर्मूला मालूम है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट n स्क्वायर तक का, n इंटू n प्लस 1/2 n प्लस 1/6। बाकी लोग बताओ, यहाँ पैट्रिक मालूम था ये वाला फॉर्मूला, बोर्ड में भी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास आएगा, अपने कैलकुलेट कर लेगा, वोंट यू गाइस वोंट हैव एनी ट्रबल। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वेलोसिटी एनीवे होता क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, टाइम के संग मेरा पोजीशन वेक्टर जिस स्टेट से चेंज होगा वही होगा मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब वो कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, मतलब डी बाई डी टी और ये वाला टर्म m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना, डन। ठीक है, अब इसमें जो डिनोमिनेटर है m1 तो चेंज नहीं हो रहा है, m2 तो चेंज नहीं हो रहा है, तो डिनोमिनेटर तो पूरा बाहर आ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर तो पूरा बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या, ये जो डी बाई डी टी है ये r1 और r2 के संग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m1 और m2 ये भी हम लोग कॉन्स्टेंट ही है, तो अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ मैं, m1 इंटू डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 डी आर टू बाई डी टी बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस m2 डॉट 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 m2, समझ में आया, डी आर वन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल,
rate of change of position vector of first particle is basically velocity of the first particle. तो m1 v1 हो गया ये, है ना. m2 d dr2 dt क्या है, rate of change of position vector of second particle. तो ये क्या हो जाएगा, m2 v2 बाई ml बचेगा. तो जैसे मेरा पोजिशन वेक्टर निकला था, वेलोसिटी वेक्टर भी सिंपली वैसे ही निकल गया. वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर मास भी सिंपली वैसे ही निकल गया. क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 प्लस समझ में आया. ठीक है. ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है. ठीक है, तो बात का ध्यान रखो. ये फॉर्मूला है जो हमें आगे बहुत ज़्यादा काम लगेगा जब हम मोमेंटम एनालिसिस करेंगे. बट ये क्या है, ये ध्यान रखें, ये है वेलोसिटी वेक्टर है. मतलब लेट्स से मेरे पास कुछ पार्टिकल्स है. ठीक है, m1 m2 m3, इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा, इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा, इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा. तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर को भी दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा. एक्स कंपोनेंट, वी वाई कंपोनेंट, है ना. ये v1 है, ये v2 कंपोनेंट, ये v3 है. ठीक है, तो इसको भी हम लोग को ब्रेक करके यूटिलाइज करना पड़ेगा. ठीक है ना, अगर नेसेसिटी पड़ा तो. ठीक है ना, बात समझ में आया. हाँ ना, बोलो. सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. तो ए सी एम बी सिमिलरली हम लोग ऐसे ही ले सकते हैं, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, है ना. वही सेम प्रोसेस. हाँ कि ना, पूरा करके दिखाऊं क्या, ये समझ गया, पूरा करके दिखाऊं, ये समझ गया. यहाँ पे डी आर डी टी हो रहा था, यहाँ पे डी वी डी टी होने लग जाएगा. हाँ कि ना, खाना बोलो. बोलो, नहीं आया तो ना बोलो. यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वही आगे की बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसको भी अपने को कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा अगर रिक्वायर्ड है. ठीक है, मेजोरिटी में इनका हम लोग कर ही चुके हैं. एक छोटा सा कर लेते हैं. जैसे मेरा फुली मास सिस्टम है, जैसे मेरे पास एक फुली मास सिस्टम है. ये है वन, ये है m2, ये है वन, ये है m2. ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.
मेरे को मालूम है ये वाला ऐसे नीचे जाएगा एक्सेलरेशन से, ये वाला ऊपर भी उसी एक्सेलरेशन से आएगा, हाँ कि ना। और इस ए का वैल्यू कितना है, इस ए का वैल्यू बताओ कितना है, भूल गया कि न्यूटन लॉस m2 माइनस m1, यहाँ पे m1 नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, m1 g माइनस m2 g बाई m1 प्लस m2, डायरेक्ट लिखना सिखाया था मैं, है ना, सिस्टम वाला मेथड यूज करके। तो कितना हो गया m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 g, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, लेट्स से मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ लिया, तो कितना हो जाएगा m1 a, है ना, प्लस m2, और ये ऊपर की तरफ है m2 माइनस बाई m1 प्लस m2, है ना। ये कितना हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू a, और a का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो ACM का वैल्यू कितना हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू g। समझ में आया, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है, नीचे की तरफ डाउन, ठीक है, क्योंकि m1 ग्रेटर है m2, क्योंकि मैं a को नीचे रखता हूँ, ठीक है ना। अब ऐसे समझो, चाहे चाहे m1 ग्रेटर हो, चाहे m1 ग्रेटर देन m2 हो, और m2 ग्रेटर देन m1 हो, ACM हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, मतलब ACM हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, हाँ कि ना। हाँ कि ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा पॉजिटिव है, ऐसा क्यों है, ये सोचने की कोशिश करते हैं। देख, क्योंकि अगर टेंशन देखा जाए तो टेंशन इस अगर m1 और m2 को संग में कंसीडर करूंगा, m1 m2 को एक संग में सिस्टम जैसे कंसीडर करूंगा, लेट्स से कुछ ऐसा, अगर इसको एज ए सिस्टम कंसीडर करूंगा, तब टेंशन जो है, टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा, हाँ कि ना, टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा, है ना। अब अगर टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्सेस न्यूटन सेकंड लॉ में पार्ट नहीं लेते, हम लोग को मालूम है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना, खाली एक्सटर्नल फोर्सेस पार्ट लेते हैं। सिस्टम का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, है ना, और सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन ए थोड़ी, सिस्टम का एक्सेलरेशन तो ए सेंटर ऑफ मास है ना, तो ए सीएम है ना, हाँ समझ में आया, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, बोलो, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सिस्टम का मास लेंगे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन लेंगे, है ना, अगर सिस्टम का मास कंसीडर करें तो एक्सेलरेशन भी सिस्टम पे कंसीडर करेंगे ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एसीएम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एसीएम को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अब एक एक्सटर्नल फोर्स है तो एफ,
बट अगर बहुत सारे हैं तो समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस करना पड़ेगा, समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कैपिटल एम लिख देना उसको, ठीक है, m1 + m2, ठीक है। एम क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इसको ऐसे भी इवैल्यूएट किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? With this said, this आज के चैप्टर, आज का टॉपिक इधर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट विद सेंट्रल मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स।